मुल्क की तारीख में पहली बार और डॉलर की ऊंची उड़ान है। मुल्क की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की वापसी रुपए को ले डूबी है। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर ₹3.25 तक महंगा हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में ₹2.87 महंगा हो गया। डॉलर 187 से बढ़कर ₹189 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, मुसलसल बढ़ता दरामदी बिल और साथ ही बैरूनी कर्जों की अदायगी के बायस रुपए पर शदीद दबाव बढ़ गया है। रुपए की कदर में तेजी से कमी के मुआशरत पर भी मनफी असरात मरतब हो गए हैं। डॉलर ₹189 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी माहिर शहरोज लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, रुपया मुसलसल बेकदरी का शिकार है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली इशू ये है कि जब से मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जब से उठा है और जब से जो आपकी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो उसने इतना ज्यादा आपकी मईशत को इम्पैक्ट किया है कि आपकी जितनी भी आपकी इकोनॉमिक्स की डायनामिक्स थी वो सारी की सारी क्राइसिस के अंदर आ चुकी हैं, जिसमें आपकी करेंसी की जो डेप्रिसिएशन थी, जो ऑलरेडी आपकी करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आपकी जो करेंसी है वो इस वक्त इस्तेहकाम के अंदर नहीं आ रही और वो उसके साथ साथ मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, तो जो आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस हैं और जो अपना इंपोर्ट करते हैं, वो ज्यादातर आप वही प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं कि जो आपके मेजर आपके जो इकोनॉमी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से भी ये हो रहा है कि जो आपका इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और चूंकि दूसरी तरफ जो आपकी करेंसी है वो डेप्रिसिएशन के अंदर है, तो इसकी वजह से आपका जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट कर रहा है आपकी इकोनॉमी को। फिर जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वो ये है कि जो आपकी एक्सपोर्ट है, तो वो एक्सपोर्ट जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है। तो लिहाजा जो आपका जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। लेकिन इसमें जो चीज ये है देखने वाली कि इस टाइम जो आपका डेफिसिट है वो तवक्कुआत के साथ साथ आपकी इन लिमिटेशन इन लाइन है, बट जो आपकी करेंसी की जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसके साथ साथ हम आज ये भी देख रहे हैं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था उसने भी जो आपकी ग्रोथ है उसको भी आज 4% के हिसाब से आपको प्रेडिक्ट किया है। हालांकि जो आपका जो एस्टिमेट था वो आपका 4.8% था, लेकिन जो आपके इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो थे, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट के अंदर चल रहा है, तो उसको कर्टेल करने के लिए जो मॉनेटरी टाइटनिंग स्टेट बैंक की तरफ से की गई थी, तो उससे ये हुआ कि जो आपकी जो डिमांड थी वो तो कर्टेल हुई, लेकिन साथ साथ आपका जो इंपोर्ट था वो कॉस्टली हो गया, क्योंकि उससे आपकी जो रॉ मटेरियल थे उनकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया। तो उसके साथ साथ आपने देखा कि आपका इंपोर्ट आगे बढ़ता चला गया। और दूसरे अगर हम सेक्टर की बात करें, जो आपके LSM थे, तो उनमें भी ग्रोथ जो थी वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पे आई। फिर आपका जो प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट था यूक्रेन और रशिया का, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो आपकी ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेस थी वो ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, और जो आप अपना इंपोर्ट करते हैं ऑयल एंड गैस को, वो ऑलरेडी आपका 20% आपके इंपोर्ट बिल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। तो उसमें भी हमने देखा कि उसने भी आपके इंपोर्ट बिल को इम्पैक्ट किया। फिर अब दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि जो आपका जो वीट है, तो वो वीट आप मेजर इंपोर्ट जो आपकी कंट्री है वो भी यूक्रेन है, तो वहां से भी जो क्राइसिस अब स्टार्ट होगा, तो वहां से भी आपकी जब इंपोर्ट होगी वीट की, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा आपके इंपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रही हैं। इसके साथ साथ फिर हम जो सबसे हमारा जो इस वक्त इकोनॉमी का और हर सेक्टर का, स्पेसिफिकली आपकी जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर हैं, वो जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो टेंस के अंदर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स की भी अगर आप सिचुएशन देख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सिचुएशन इस वक्त अच्छी मुनासिब नहीं है, वो भी इसी वजह से कि जो आपकी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, इस वक्त पता ही नहीं है कि आपकी कंट्री के अंदर डायरेक्शन क्या है इकोनॉमी की, कौन इकोनॉमी की डायरेक्शन देगा और कौन इस वक्त जो हमारा जो IMF के साथ जो करंट पे एग्रीमेंट चल रहा था, जिससे हमारे को 3 बिलियन तो मिल गए थे, अगले जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स के लिए हमें बैठना था उसके साथ IMF के, तो अब वो कौन उसको आगे लेके चलेगा और कौन इकोनॉमिक रोड मैप हमें देगा और क्या हमारी आगे के लाए अमल होंगे, तो वो अभी तक आगे सर्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है कि आगे क्या तय होना है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को भी इस वक्त मैं समझता हूँ ये चाहिए कि वो अपनी भी स्ट्रेटेजी और अपनी भी जो जजमेंट है वो जल्द से जल्द अनाउंस करे, ताकि
آپ کی جو معیشت ہے اس کے اندر ایک استحکام آپ کی اسٹیبلٹی کی نظر میں آ سکے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ آگے بہتر مناسب طریقے سے چل سکے. جی اچھا سر، بتائیے گا کہ جس طرح سے ڈالر کی قدر میں بے انتہا ہم نے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، بیرونی قرض کتنے بڑھ گئے ہیں؟ لیکن ایک قرضہ تو ہم نے لیا ہوا نہیں ہے. ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری ڈیٹس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اور کچھ کنٹریز نے ہمارے کو ایز اے گرانٹ کی چیزیں دی ہیں، کچھ نے ہمارے کو ایز این اسسٹنس کی سپورٹ کی ہے. تو میں آن این ایوریج آپ سے اسی پہ بات کروں گا کہ اوور آل جو آپ کی جو قرضے کی جو کوانٹم ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت، اور اس کی جو انٹرسٹ کی جو پیمنٹس ہیں وہ بھی جو ہم اس وقت کر پا رہے ہیں وہ بھی اتنی خاصی قدر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس خود اپنے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو پے آؤٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے فورن ریزروز کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی اس وقت بہت زیادہ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، اور دن بہ دن کے حساب سے ہمارے وہ ریزروز بھی بہت زیادہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا جو آپ نے جو ڈیٹ کا سوال کیا وہ اس وقت ہمارا بہت زیادہ ہے، اور اس کا حجم دن بہ دن کے حساب سے بڑھ رہا ہے، لیکن وہ کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، ڈفرینٹ اپنے کمپوننٹس کے ساتھ وہ کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہے. تو لہٰذا وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک کرٹیلنگ سچویشن پہ نہیں ہے، اور وہ بھی ڈیٹوریٹ کر رہا ہے ہماری اکانومی کو بہت بڑے طریقے سے. بالکل، بہت شکریہ شہزاد لودھی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. پی ٹی آئی کے 3.5 سال دورہ حکومت میں ڈالر کی اڑان نہ تھم سکی، ڈالر کی قدر میں 52% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. پی ٹی آئی کی دورہ حکومت میں روپیہ کمزور اور ڈالر تگڑا ہوتا رہا. رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے 3.5 سال حکومت میں امریکی ڈالر 65 روپے مہنگا ہو چکا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 3.5 سال دورہ حکومت میں ڈالر 52% مہنگا ہوا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے پر اگست 2018 میں امریکی ڈالر 124 روپے کا تھا، اور اگست 2018 میں ڈالر 124 روپے سے بڑھ کر 3.5 سال میں 189 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. کی نامقبول ہونے کی وجہ یہی بنی ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کا تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا. تنخواہیں اتنی نہیں بڑھی. ہوتا ہی ہے جب انفلیشن اور بڑھتا ہے ساتھ ساتھ تنخواہیں بھی بڑھائی جاتی ہیں. تو جی ڈی پی بھی ہمارا $2 سے بھی کم ہو گیا. آپ خیال کریں کہ ایک آدمی 200 کا بھی ڈالر لگائیں تو اس کا مطلب 400 روپے 12,000 روپے دینے کا کیسے گزارا کرے، وہ بھی اب 8 سے 10,000 روپے ہو گئے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، اور حکومت جو ہے اس وقت جو ہے ہوا میں چلی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہوا ہے جو ادائیگیاں ہونی ہیں، جیسے کہ آئی ایم ایف نے ریڈ سگنل دے دیے کہ ہم اب جو ہمارے مذاکرات ہو گئے نئی حکومت کے ساتھ ہو گئے، تو ریڈ سگنل کا مطلب پھر ورلڈ بینک بھی جو ہے اس نے بھی ریڈ سگنل دے دیا، ایشیا ڈیولپمنٹ بھی ریڈ سگنل دے دیا. یہ ہمیں اگلے 5 مہینے میں کوئی 10-12 ارب ڈالر آنے تھے، جو کہ اب نہیں آئیں گے جب تک حکومت نہیں بنے گی، اور وہ بھی ان کے مطالبے پورے کریں گے آئی ایم ایف کے، تب ہی ہوگا. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل وقت ہے اس وقت. رمضان کی مہنگائی نے افطار کی فروٹ چاٹ کے مزے بھی چھین لیے. فروٹ چاٹ بنانے کے لیے بھی 500 روپے کے پھل چاہیے. مہنگائی کے ماری عوام کہاں جائے؟ محمود ریاض کی رپورٹ دیکھیے. شہر قائد میں پھل کی کمی نہیں. مختلف اقسام کے پھل پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، مگر منڈی سے ٹھیلے تک آتے اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. مگر افسوس کہ اس کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں. افطار کے دسترخوان کا اہم جز ہے فروٹ چاٹ، اور فروٹ چاٹ بنانے کے لیے بھی 500 کے پھل چاہیے. رمضان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا پھل خربوزہ، کیلا، سیب ہیں، مگر ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور عوام ایک ٹھیلے سے دوسرے ٹھیلے کا رخ کرتے دکھائی دیتے ہیں تاکہ 5-10 روپے سستا ہی کوئی فروٹ مل جائے. بہت زیادہ مہنگے. خربوزے کا ہی دام دیکھ لیں، ابھی رمضانوں سے پہلے 50-60 تھا، اب 100 سے اوپر یا 100 کے دام بک رہا ہے، چل رہا ہے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی. ابھی تربوز دیکھ لیں 100 روپے کلو بک رہا ہے. کیلا دیکھ لیں 150-200 کم نہیں ہے. سیب دیکھ لیں 300 سے کم نہیں ہے. شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ منافع خوروں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں تاکہ کم از کم ماہ مبارک ہی سکون سے گزر جائے. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ محمود ریاض، سٹی 21. شہریوں کا انتظار ختم ہو گیا. 3 ماہ بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی فراہمی کر دی گئی ہے، تاہم آٹا تاحال نایاب ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے وسیم افتخار سے. وسیم، آگاہ کیجیے گا.
جی کراچی کے یوٹیلیٹی ریسورس پر بالآخر 3 مہینے بعد چینی فراہم کر دی گئی ہے. آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چینی جو ہے وہ اس کی سپلائی بحال کرنے کے بعد یوٹیلیٹی ریسورس پر طے بائے طے جو ہے وہ چینی لگائی جا رہی ہے اور 3 مہینے بعد چینی جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آٹے کی بات کریں تو شہر کے مختلف علاقوں میں تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں آٹا جو ہے وہ یوٹیلیٹی ریسورس پر موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو شہریوں کا کہنا ہے کہ 3 مہینے بعد چینی آئی ہے, اچھی بات ہے, لیکن جو حکومت کی جانب سے چینی سمیت جو بنیادی ضروریات زندگی اشیاء کی خریداری کے لیے جو شرط عائد کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف چیزوں پہ جو مقدار مقرر کی گئی ہے اس پہ جو شہریوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی ہم لینے آئے ہیں تو اس پہ شناختی کارڈ کی شرط جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ رمضانوں میں جو ہے تیل سمیت جو مختلف ضروریات زندگی کی اشیاء کی جو حد مقرر کی گئی ہے مقدار کی وہ بھی ان کے لیے ناکافی ہے, کیونکہ رمضان مبارک میں جو ہے وہ اشیاء ضروری ہے, بالخصوص تیل گھی چینی کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور مطلوبہ مقدار میں یا پھر جو مقرر کردہ حکومت کی جانب سے جو مقدار مقرر کی گئی ہے آٹے چینی دال کی وہ درست نہیں ہے. حکومت کو اور متعلقہ محکموں کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. جی سندھ سرکار نے 17 سے 18 گریڈ میں ترقیاں پانے والے 12 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکشن آفیسر محکمہ برائے محنت اور افرادی قوت محمد آصف راجپوت کا تبادلہ کر کے ڈیپٹی سیکریٹریٹ محکمہ برائے محنت اور افرادی قوت تعینات کر دیا گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن فاروق بھکٹی کو ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بنا دیا گیا. سیکشن آفیسر اینٹی کرپشن کو نوید صادق راجپوت کا تبادلہ کر کے ان کی خدمات ٹریننگ مینجمنٹ اینڈ ریسرچ ونگ کے سپرد کر دی گئیں. سیکشن افسر گورنر سیکریٹریٹ آصف خان راجپوت کو ڈیپٹی سیکریٹری گورنر سیکریٹریٹ تعینات کر دیا گیا. ترقی پانے والے جمیل احمد کی خدمات سندھ فوڈ کنٹرول اتھارٹی کے سپرد کر دی گئی. سیکشن افسر توانائی شہنیلا سومرو کو ڈیپٹی سیکریٹری محکمہ برائے لینڈ یوٹیلائزیشن تعینات کر دیا گیا. سیکشن افسر سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن جریر عدنان پٹھان کا تبادلہ کر کے ڈیپٹی سیکریٹری محکمہ برائے داخلہ تعینات کر دیا گیا. سندھ سرکار نے 18 سے 19 گریڈ میں ترقیاں پانے والے 16 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشن ڈیپٹی کمشنر 1 شرکی کراچی جاوید احمد سومرو کا تبادلہ کر کے ADC 1 کراچی ڈویژن تعینات کیا گیا. ڈیپٹی ڈائریکٹر گوٹ آباد سہیل شہزاد ابڑو کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا, جبکہ ڈائریکٹر محمد صالح مرزا سے عہدے کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا. ڈیپٹی ڈائریکٹر ای بورڈ آف ریونیو میرپور خاص وسیم احمد میمن کا تبادلہ کر کے ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ اسکول تعلیم تعینات کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر 1 بدین محمد حسین لنڈ کو تبادلہ کر کے ممبر چیف منسٹر ایکسپیکشن انکوائریز اینڈ عمل درآمد تعینات کیا گیا. ڈیپٹی سیکریٹری صحت مولا بخش شیخ کا تبادلہ کر کے ایڈیشنل سیکریٹری صحت تعینات کر دیا گیا. سندھ حکومت نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر 1 ملیر زین العابدین میرانی کو عہدے سے ہٹا کر محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق زین العابدین میرانی کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر 1 ملیر کے عہدے سے ہٹانے کے بعد محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا, جبکہ سید ارشاد وارث کا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے تبادلہ کر کے نیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر 1 ملیر تعینات کر دیا گیا. شہر قائد کے موسم کا احوال آپ کو بتائیں تو کراچی میں شدید گرمی کا راج ہے. درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے. سمندری ہوائیں بھی رک گئی ہیں. ہوا میں نمی کا تناسب 22% ریکارڈ کیا گیا ہے. شمال مغربی سمت سے ہوا کی رفتار 15 ناٹیکل مائل ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے کل بھی شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے. دن میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی. آپ کو بتا رہے ہیں شہر قائد میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے. عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادیہ آگاہ کیجیے گا. بالکل شہر قائد میں محکمہ موسمیات نے آج گرم دن رہنے کی پیشگوئی کی تھی اور اب درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری تک جا پہنچا ہے.
और यही वजह है कि शहर में इस वक्त लू और तपिश के डेरे हैं। समंदरी हवाएं जो है वो मुअत्तल है। महकमा मौसमात का कहना है कि शाम तक शहर में समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। जनूब मगरिबी सिंध से हवाओं का सिलसिला जब बहाल होगा तो ठंडी हवाएं चलेंगी और आइंदा रोज तक जो है वो शहर में गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। अलबत्ता उसके बाद जो है शहर में टेम्परेचर नॉर्मल होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। अभी भी शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 22% है और नमी का तनासुब कम होने की वजह से भी शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आदिया। शदीद गर्मी के बावजूद कराची में गैस बहरान पर काबू ना पाया जा सका। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से हफ्ते में 3 दिन CNG सेक्टर को गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। कल सुबह 8 बजे से तमाम CNG स्टेशन को गैस की तरसील 72 घंटों तक मुअत्तल कर दी जाएगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कराची समेत सिंध भर में गैस का जो बहरान है मजीद संगीन हो गया है और रमजान मुबारक में जहां घरेलू सार्फिन को परेशानियों का सामना है वहीं CNG सेक्टर को एक बार फिर बंदिश का फैसला किया गया है। सुई गैस हुकाम की जानिब से ऐलान किया गया है कि 3 रोज़ा बंदिश जो है वो एक बार फिर जो है रवा हफ्ते CNG सेक्टर को की जाएगी। जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक 72 घंटों के लिए CNG सेक्टर को जो है वो गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। इसी तरह से अगर इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर के हवाले से बात करें तो इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को भी रवा हफ्ते जो है वो गैस बंदिश का फैसला किया गया है। इतवार के रोज़ सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी जो है वो गैस की फराहमी मुअत्तल रखी जाएगी। तो एक तरफ जहाँ सुई गैस हुकाम की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि रमज़ान मुबारक तक तमाम तर गैस की तरसीली निज़ाम में बेहतरी आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त तक जो है वो तरसीली निज़ाम में परेशानी का सामना है और लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि CNG और कैप्टिव पावर समेत इंडस्ट्री को जो है वो बंद करने का फैसला किया गया है। घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी को मद्देनजर रखते हुए लोड मैनेजमेंट प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है और CNG सेक्टर को 3 रोज बंदिश का जो है वो ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया हबीब। रमजान मुबारक में भी गैस की किल्लत बरकरार है। CNG स्टेशन की हफ्तावार बंदिश के बावजूद घरेलू सार्फिन गैस से महरूम है। शहरियों का सहर और अफ्तार में भी मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गैस बंदिश का सामना है। माह रमजान में कराची समेत सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। रिहायशी इलाकों में गैस की कमी बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। औरंगी, लांढी, सर सैयद टाउन, सेक्टर 11C1 एरिया, यूपी सोसाइटी, कल्याणा टाउन, गुलस्तान जौहर, ब्लॉक 13, गुलबहार और लियाकताबाद भी गैस प्रेशर की कमी का सामना है। सार्फिन का कहना है कि सुई गैस कंपनी माह मुबारक में तरसीली निज़ाम को बेहतर करके शहरियों को रिलीफ फराहम करें। लोड शेडिंग का जिन फिर सर उठाने लगा। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली जाने लगी है। शहाबुद्दीन मार्केट में 7.5 घंटे की बंदिश होने लगी है, जिसके बायस दुकानदार परेशानी में मुब्तला है। शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग का आगाज हो गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में एक बार फिर बिजली जाने लगी। सदर शहाबुद्दीन मार्केट कई सालों से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थी, जहां अब 7.5 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। शहाबुद्दीन मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि दिन में 3 मरतबा 2.5 घंटे के लिए बिजली की बंदिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक में दरखास्तें जमा करवा रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारा कारोबार शुरू होता है 9 बजे, बंद होता है 9 बजे। 12 घंटे में 7.5 घंटे की लोड शेडिंग है। हमारी मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है और 6 बजे मार्केट इफ्तार में बंद हो जाती है। इस 10 घंटे के अंदर 7.5 घंटे मार्केट में लाइट नहीं होती है। मार्केट ओहदेदारान का कहना है कि रमजान में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक 9 घंटे मार्केट खुलती है, जिनमें 7.5 घंटे बिजली नहीं होती। बिजली की बंदिश के बायस गाहक और कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। रमजान में रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कई अहम तनसीबात पर मुश्तमिल नॉर्थ कराची की पावर हाउस चरंगी हिफाजती इकदामात से महरूम और खस्ता हाल से दो चार है। अब मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नॉर्थ कराची के पावर हाउस पंपिंग स्टेशन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जो कि शाहराह उस्मान पर वाक़े है। नॉर्थ कराची का वसी इलाका, यहाँ से जो है पानी फराम किया जाता है, पंप किया जाता है। इस पंपिंग स्टेशन की सूरत हाल भी शहर के दीगर पंपिंग स्टेशन की तरह खस्ता हाल है, लेकिन इस पंपिंग स्टेशन की जो ख़ास बात है वो ये कि यहाँ पे मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन मौजूद हैं, जिसमें हाई टेंशन लाइन मौजूद है, के इलेक्ट्रिक की, के इलेक्ट्रिक का
जो ऑफिस है वो मौजूद है और इसके साथ साथ स्विस सॉदर्न गैस कंपनी का एक पंपिंग स्टेशन भी मौजूद है, जहाँ से जो गैस की फराहमी है मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ से की जाती है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का पंपिंग स्टेशन जो है वो इस वक्त सूरत हाल यहाँ की कुछ इस तरह से है कि इतनी अहम तनसीबात यहाँ पे इंस्टॉल होने के बावजूद ये चार दीवारी से महरूम है। अमले का कहना ये है कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस चार दीवारी को जो है वो ढांपने की कोशिश की है। जो बैनर्स वगैरह थे वो लगाकर आर्जी तौर पर इस जगह को जो है वो सेव करने की नातवासी नाकाम सी कोशिश जो है वो की जा रही है और यहाँ पे पानी जो है वो करीबी गुजरने वाले नाले में गिरकर ज़ाया हो रहा है। शहर में पानी का वैसे ही बदतरीन बहरान है, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी गई। मौसम गर्मा के हवाले से कोई ऐसी हिकमत अमली हमको कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की दिखाई नहीं दी जिसमें पानी के बहरान को और इसकी तलब में इजाफे के लिए जो है इकदाम सामने लाए जा सकें। फौरी तौर पर यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका मुतालबा है कि ना सिर्फ ये कि इस पंपिंग स्टेशन को जो है वो सिक्योर किया जाए, बल्कि यहाँ पे सफाई सुथराई और दीगर अमूर की बेहतरी के इंतजाम भी किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान। पाकिस्तान शिप ऑनर गवर्नमेंट कॉलेज से मुतसिल सड़क पर कचरे का ढेर जमा है। नाले की दीवार भी ज़बोहाली का शिकार है, जिसके बायस रात के औकात में हादसात का खदशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद के बल्दियाती मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो शहर कायद के बल्दियाती मसाइल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शहर कायद के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी सड़कें ज़बोहाली का खस्ताहाली का शिकार हैं और काफ़ी इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर कचरे के अंबार मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान शिप ओनर गवर्नमेंट कॉलेज से मुतसिल सड़क पर और आप जैसे कि मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक बड़ी चलती फिरती शाहराह है और ये शाहराह पे जो इसके जो नाले की जो बाउंड्रीज थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं, जिसके हवाले से ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि रात के अंधेरे में अक्सर और बेशतर यहाँ पर बाइकें और गाड़ियाँ जो हैं इस नाले में जा गिरती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट्स भी काम नहीं करती और ये जो बाउंड्रीज हैं देखिए वो बिल्कुल यहाँ पर डिमोलिश हो चुकी हैं, बिल्कुल तबाहाली का शिकार हैं। तो रात गए काफ़ी वाक़यात यहाँ पर रूनुमा होते हैं, ना कि सिर्फ वाक़यात रूनुमा होते हैं बल्कि यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि चलती फिरती शाहराह है। और अगर मेरे कैमरामैन काशिफ अगर आपको कैमरे की आंख से दिखा सके कि ये इस बिल्कुल दीवार गायब है, ये जो सीवरेज की जो नाला है इसकी बिल्कुल दीवार गायब है। अलबत्ता दीवार के जो अच्छी कुची जो दीवार है उसके साथ ही ये कचरे का अनबार यहाँ पर मौजूद है। तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि इन बल्दियाती मसाइल का आखिर हल कौन करेगा। शहरी ये गुजारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंतजामिया से कि बराए मेहरबानी जरा होश के नाखुल लें, गफलत की नींद से बाहर निकलें और ये जो बल्दियाती मसला है इसको हल करें। बहुत शुक्रिया जुबैर। शहर के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरिया से मुतसिल आबादियों के मकीन परेशान होकर रह गए हैं। करंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मुतसिल आबादियों से गुजरने वाले बरसाती नालों की हालत इंतहाई अबतर हो गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ सोशल इशूज़ से वक्तन फ़वक्तन हम आपको आगाह करते रहते हैं। आज जिस मसले की जानिब हम तवज्जो दिलाने जा रहे हैं ये एक संगीन मसला है, ख़ासतौर पर उन रिहायशी आबादियों का जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से मुत्तसिल होती हैं। कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बैक पर जो एरिया लगता है वो कोरंगी ज़मान टाउन है और डिफरेंट एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं डिफरेंट 35A, 35B, 35C, 35D तक के ये सेक्टर्स जो हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कैमरामैन फरहान से कहूँगी कि ज़रा ये मनाजर आपको दिखाइए। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर ये बरसाती नाला है और ये बड़ा नाला है जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बैक रोड से गुजरता हुआ काफ़ी दूर तक जाता है, डिफेंस को जाके ये कनेक्ट करता है। इस नाले की ना तो कोई हमें हिफाजती दीवार नज़र आ रही है और ना ही जो है वो इसकी पुलियाँ कहीं से मजबूत नज़र आ रही हैं। फरहान जरा आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि पुलियों की सूरत हाल क्या है। ये कहीं भी किसी भी लम्हे ये पुली टूट कर नीचे गिर सकती है और खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा जो है रुनुमा हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, नाले के अंदर जो पानी है इस पानी की रवानी में इंतहाई मुश्किलात जो है वो दरपेश आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि नाले के अंदर जो है ना वो कचरा बुरे तरीके से जमा हो चुका है, यहाँ से उठाना गवारा नहीं किया जा रहा है इस कचरे को और आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है वो अगर बारिशें मुतवक्के होती हैं तो बहुत बड़ी सूरत हाल जो है वो दो चार हो सकता है ये इलाका इस सूरत हाल से। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस नाले से जो गुजरने वाला पानी होता है वो इंडस्ट्रीज़ का फुजला होता है जो कि ये रिहायशी बस्तियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। राइट साइड पर आप
आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बस्ती है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो हमें इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं। इन फैक्ट्रीज का फुजला इन नाले के अंदर बहता है जो कि बहुत ज़्यादा वबाई अमराज का बायस भी बन सकता है। तो इंतज़ामिया को इस हवाले से सोचना होगा। ताहम इलाका मकीन ये कहते हैं कि इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं है। शुक्रिया आदिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में 404 प्लॉट्स पर कब्जा खत्म न करा। सिंध हाई कोर्ट ने केडीए हुकाम पर बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि केडीए कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान अदालत ने केडीए को फौरी कब्जा खत्म कराने का हुक्म दिया और पुलिस फोर्स के इस्तेमाल की भी हिदायत की है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने केडीए हुकाम को तंबीह की है कि कब्जा माफिया की बजाय अवाम के लिए काम करो। शहर को अजाब बना दिया गया। शहर के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई कि कब्जा नहीं हटवाया जा सकता। आप लोग लैंड माफिया को मौका दे रहे हैं कि कब्जा पक्का कर लो। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर अमल दरामद ना हुआ तो आइंदा समाअत पर डीजी केडीए पर पेश हों। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में 404 प्लॉट्स पर कब्जा खत्म न कराने पर सिंध हाई कोर्ट ने केडीए हुकाम पर बरहमी का इजहार कर दिया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में प्लॉट्स पर कब्जे के केस में सिंध हाई कोर्ट ने केडीए हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा कि केडीए कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रहा है। आपको बता रहे हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए हमने राबता किया है डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात केडीए जमील बलोच साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बहुत अदालत ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं, प्लॉट्स पर बरवक्त मालिकान के हवाले क्यों नहीं किए जाते? बरवक्त तो अलाटमेंट किए जाते हैं, लोगों के हैंड ओवर किए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पानी बिजली की और गैस की वजह से ना लोग उस वक्त आके अपने घर नहीं बनाते, वहाँ रह नहीं पाते। उसके बाद जो है ना ये लैंड माफियास को वो मिल जाता है मौका और वो जो है ना आके वहाँ अपना कब्जा कर लेते हैं। और कुछ लोगों की जो बदमाश टाइप के होते हैं, क्रिमिनल टाइप के होते हैं, उनकी सरवाई में वो लोग ये इंक्रोचमेंट कर लेते हैं हमारी केडीए की जमीनों पर। सर, काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती कि काबिज़ीन जो होते हैं उनकी पुष्ट पनाही वो क्रिमिनल लोग करते हैं जिनके ऊपर 100 और 10 FIR होती हैं। जब हमारा केडीए का अमला वहाँ कार्रवाई करने के लिए जाता है तो वो सब हमारे केडीए के अमले के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसपे जो है ना मारदार भी होती है, हमारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इस वजह से जो है ना ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होते। और फिर रही बात पुलिस की, पुलिस वाले कहते हैं कि जी हम तो ऑलरेडी बिजी हैं, कराची में इतनी सैंक्शन हो रही है, इतनी डकैतियां चल रही हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, तो लिहाजा हम कहाँ से केडीए की जमीनें वापस करा के दे दें। ये कल तक की आईजी साहब की मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये कहकर रिक्वेस्ट किया कि हमारे SOPs में ये चीज मौजूद नहीं है कि हम केडीए की जमीनें खाली करा के दें। तो सर, अदालत ने ईद के बाद तक का वक्त दिया है, इस अरसे में क्या एक्शन लिया जाएगा? इंशाल्लाह ताला उसमें यही कि हम सुबह की उसमें लाइन पे और इंशाल्लाह ताला हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है। उस प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक वहाँ हम पर पहले पुलिस चौकियां लगाएंगे और उसके बाद वहाँ के जितने भी काबिलीन है उनको खाली करके और हमारे जो अलॉटीज होंगे उनको प्रोटेक्शन देंगे ताकि वो अपने मकान बनाएं। जैसे पहले हमने ये प्रैक्टिस गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में की है, जो कि बहुत ही अच्छी कामयाब रही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना वक्त दिया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ाव देखी गई है। एक दिन में ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹2.80 महंगा हो गया। डॉलर 187.70 रुपए से बढ़कर 190.50 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। जी, इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान देखी गई है। एक दिन में ओपन मार्केट पर डॉलर ₹2.80 महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर जो 187.70 से बढ़कर तारीख में पहली बार ₹190.50 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में जो अगर देखा जाए यूरो भी जो 50 पैसे महंगा होगा ₹203 का हो गया। बरतानवी पाउंड भी 50 पैसे महंगा होगा ₹246 का पहुंच गया। और भारतीय दर में एक दिन में पहली बार ₹1.10 महंगा हुआ। बुलंद तरीन सतह ₹51.80 का हो गया। और सऊदी रियाल भी 90 पैसे महंगा होकर बुलंद सतह ₹50.70 पर पहुंच गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक I में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस है। DG SPCA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने SPCA हुकाम से 4 हफ्तों में वजाहत तलब कर ली है। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा।
जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में गैर कानूनी पोर्शन बनाने का ये केस है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि 2017 में अदालत इस पोर्शन पर, गैर कानूनी पोर्शन पर जो काम है उसको रोकने का हुक्म जारी कर चुकी है, लेकिन आज तक जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसने अमल दरामद नहीं करवाया। यही वजह है कि अब ताज़ा तरीन मजीद गैर कानूनी तामीरात उन पोर्शंस के ऊपर जारी है। 400 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में, जिसके ऊपर ये पोर्शन बनाए गए हैं। एक बंगले को बाकायदा गिराने के बाद 4 हिस्सों में ये पोर्शन तामीर किए जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने SBCA वकील से ये पूछा कि बताएं अब तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, जिस पर वकील SBCA ने कहा कि वो इस सिलसिले में तैयारी करना चाहते हैं और जवाब के लिए उन्हें मोहलत दी जाए। 15 रोज़ की उन्होंने मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर हुक्काम के खिलाफ उन पर SBCA हुक्काम से वजाहत तलब कर ली है। साथ ही DG SBCA को कहा है कि आइंदा समाअत तक इस अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, पोर्शन के हवाले से हतमी फैसला किया जाए और आइंदा समाअत। बिलाल, नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत साबिक SSP मलीर अनवार राव के दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए हैं। मुल्ज़मान के बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मोहलत दरकार है, वकला की जानिब से कहा जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे, मुमताज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की जो है समाअत हुई है, जहां पर साबिक SSP मलीर राव नवाज समेत दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्ज़मान के बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मोहलत जो है वो तलब की गई है मुल्ज़मान के वकीला की जानिब से। उनका मजीद ये कहना था कि मुल्ज़मान के बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर जो है मुद्दई मुकदमा के वकील सलाउद्दीन पवार ने कहा है कि मातहत के 2 अप्रैल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। साथ ही साथ अदालत ने 2 अप्रैल को जियो फेंसिंग और CDR डेटा से मुतालिक माहिरीन को तलब करने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है, जबकि अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जी, बहुत शुक्रिया मुमताज।